नमस्कार। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को 5 सीटों पर बड़ी और दमदार जीत मिली है। सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का कद और दबदबा इस शानदार जीत से बढ़ गया है। भाजपा सरकार ने अपने 10 महीने के कार्यकाल के बाद एक तरह से लिटमस टेस्ट पार कर लिया है। 5 अंचलों मेवाड़ की सलूंबर, मारवाड़ की नागौर, ढूंढाड़ की देवली उनियारा, मेवात की रामगढ़, शेखावटी की झुंझुनू सीट जीतकर बीजेपी ने सभी और जीत का जश्न स्थापित कर दिया है। बीजेपी इन 7 में से केवल 1 सीट सलूंबर में पिछली बार जीती थी। कांग्रेस का कब्जा 4 सीटों पर था। बीजेपी ने सलूंबर के साथ ही 4 और सीटों पर अपना विस्तार कर लिया है। कांग्रेस 4 से घटकर 1 सीट पर सिमट गई है। दौसा सीट कांग्रेस के हाथ लगी। 3 सीटों का कांग्रेस को सेटबैक लगा। खास बात यह कि जाट वोट बैंक भी कांग्रेस से छिटक गया। जाट बाहुल्य, खीवसर और झुंझुनू दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और जाटों का रुख बीजेपी की ओर होता हुआ नजर आया। आंकड़े यही कह रहे हैं। खीवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की हार के साथ राजस्थान विधानसभा में आरएलपी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। झुंझुनू में भी 21 साल बाद कांग्रेस और ओला परिवार का गढ़ ढह गया। सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को राजेंद्र बाबू ने झुंझुनू में हरा दिया है। दौसा में किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की हार हुई है। कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा की जीत से पायलट मुरारी लाल को राहत मिली है। सलूंबर में बीजेपी प्रत्याशी शांता देवी मीणा को सहानुभूति लहर का फायदा मिला, उनकी जीत हुई। रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी जुबेर खान को सहानुभूति कार्ड का फायदा नहीं मिला और हार का उन्हें सामना करना पड़ा। भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। आदिवासी पार्टी की सीटें 3 से बढ़कर अब 4 हो गई हैं। 200 सदस्यीय विधानसभा में अब क्या पार्टीवार स्थिति है? जाट वोटर कांग्रेस से क्यों खिसके? बीजेपी के पाले में क्यों गए? 84 की चुनावी चौसर में आदिवासियों ने बीजेपी पर भरोसा बरकरार रखा है। कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं गए। लेकिन सलूंबर में बीजेपी की शांता देवी मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा को शिकस्त दे दी। उनके क्षेत्र में विरासत और दबदबे को उन्होंने बरकरार रखा। इसी मुद्दे पर सबसे बड़े मुद्दे में बात होगी। डबल इंजन की सरकार, उपचुनाव की जीत है दमदार। चर्चा करेंगे बीजेपी कांग्रेस आरएलपी और बीएपी के किन किन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर थी, उनकी पार्टियों की सियासत के परिणाम का असर क्या रहने वाला, इन सब मुद्दों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान से। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनवाते हैं। जीत दर्ज करने के बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे सीएम भजनलाल। हम सबको पता है कि हमारा नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व है, देश में नहीं दुनिया में सबसे मजबूत नेतृत्व, सबसे मजबूत नेता और ऐसे नेता जिनको कल्पना है मेरा राजस्थान कैसे बढ़े, मेरा भारत कैसे बढ़े, ये उनके मन में कल्पना है। और मैं यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन लाने का काम किया है, आज दूर दराज गांव में इस बात का लोग विश्वास करते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं इस जीत का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने आम जन की धारणा, एक किसान की धारणा, एक युवा की धारणा, एक महिला की धारणा, एक मजदूर की धारणा, यह धारणा है कि अगर इस देश में कोई भला कर सकता है उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और वही राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2023 के चुनाव में और आज के चुनाव में 15% वोट राजस्थान की जनता ने हमको ज्यादा दिया है। 15% वोट हमको ज्यादा दिया। अभी तो सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल था, पर चुनाव प्रचार के दौरान जुबानी जंग कुछ इस कदर चढ़ी कि मूंछों को लेकर सियासी बवाल हो उठा था। जीत के साथ खत्म होता जो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और राजपूत समाज के घरों पे जाके जिस तरह वो रोए, आंसू बहाए, मेरी दाढ़ी कट जाएगी, मेरी इज्जत का सवाल है, उससे निश्चित रूप से 10 से 15 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिला। और ये व्यक्ति जो मेरी पीठ में छुरा घोंप के गया, और मृदा जो लगातार मेरे सामने लड़ रहे थे, ये भी पब्लिक के सामने जिस तरह जाके रोए, जिस तरह अपने गाँव में जाके रोए कि साहब इनके घर में तो MP भी है, MLA भी है, ये तो लगातार जीत रहे हैं, एक बार हमारे को मौका दो। सत्ता का जम के दुरुपयोग और इतना पैसा बांटा इस चुनाव के अंदर अंदाज भी नहीं होगा आपको। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर जा रही है। मेरा वोट कम नहीं हुआ,
मैं तो 80,000 से 95 की तरफ जा रहा हूँ। मैं तो जीत रहा हूँ, मैं तो जीत के भी हार रहा हूँ। बीजेपी ने जो मेरी पीठ में छुरा घोंप के भागा और जो मेरी स्कूल के अंदर फेल हुआ, उससे नकल से उसने एडमिशन वहां लिया और नकल से पास हुआ और उसको दूल्हा बनाए, मेरे यहाँ से भागे हुए को दूल्हा बना के और जीता के कह रहे हैं जीत गए। वो तो मेरे ही से तो गया। खाली मूछ ही नहीं, बाल का भी बोला था मुंडवाने के लिए। जनता को ये बोला कि मेरे मूछ का सवाल है और मैंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि सीट अगर हम हारते हैं तो मैं मेरे मूछ भी मुंडवा लूंगा, मेरे सर के बाल भी मुंडवा लूंगा। तो देखिए गजेंद्र सिंह खीफ सर मंत्री, उनका वो बयान आपने सुना जब उन्होंने कहा था कि ये भाई मैं मूछें मुंडवा दूंगा अगर मैं हार गया, तो उन्होंने आज कबूला भी, वापस उन्होंने कहा, हमारी संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा भी कि सिर्फ मूछें ही नहीं, बाल मुंडवाने की भी बात मैंने कही थी। यानी नाक का सवाल था, मान का सवाल था, इज्जत का सवाल था, और ये सवाल जवाब बनकर जब आया तो जीत मिली उनको। हनुमान बेनीवाल ने भी इस बात को कबूल लिया है कि गजेंद्र सिंह खीफ सर के इस बयान ने खेल बदल दिया। कहां कहां पर इस तरह के बयानों ने और किन किन बातों ने खेल बदला, समीकरण बदले, सियासी एनालिसिस जो हो रहा था उसको बदल कर रख दिया, इस पर जरा चर्चा करेंगे। हार जीत की वजह क्या रही, कौन सा तबका किधर गया, बीजेपी कांग्रेस के कौन से जो गड़बड़ी है, गणित है, कहां गड़बड़ाया, बात करेंगे। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गोविंद पटेल जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से। शैलेश कौशिक बीजेपी से हमारे साथ हैं। तीनों लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें कांग्रेस को मौका देना चाहिए। गोविंद पटेल साहब, तमाम कोशिशें आप लोगों ने की जी, और लेकिन इस चुनावी परिणाम दिखाता है कि आप लोग के लिए बड़ा झटका इसको कहा जाएगा। 3 सीटें आपकी और कम हो गई हैं, 4 पहले थी आपके पास। क्या कुछ कहेंगे, क्या कांग्रेस अब रिएक्शन दे रही है इस पर? देखिए राहुल जी, प्रयास हमने किए थे, सभी नेताओं ने प्रचार प्रसार भी पूरे दमखम के साथ किया था, लेकिन जो स्थिति बनी कि जनता ने जिस संगठन की सरकार होती है उसके प्रति जनता का रुझान ज्यादा रहता है और जनता ने वही मैंडेट यहाँ पे दिया है और यहाँ पर जो परिणाम आए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने जितना सोचा था उतना नहीं आ पाया है। तो ये एक हमारे लिए, हम इसको लेकर हमारे संगठन के नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो इसमें जिस तरह की कुछ कमियां रही हैं या क्या कमियां रही, किस वजह से हम जो परिणाम सोच रखा था उस परिणाम तक नहीं पहुंच पाए, उस पे चर्चा भी होगी, मंथन भी होगी और जो कमियां रही है उनको दुरुस्त किया जाएगा। और आगे अभी बहुत चुनाव है, पंचायती राज है, नगर निगम है, सब में उनमें हम सुधार करेंगे। सुधार तो करना ही पड़ेगा आपको अगर मुकाबले में बने रहना है, क्योंकि भाजपा तो जब से 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है तब से एक नारा उनका बना हुआ है लगातार, वो है कांग्रेस मुक्त भारत। तो इसलिए तमाम चीज़ों पर कांग्रेस को सुधार करना ही पड़ेगा अगर आप सस्टेनेबल बना रहना है उनको इस मुकाबले में। क्योंकि शैलेश कौशिक साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा हेमंत भाई गोयल का रुख कर लेते हैं। हेमंत सर, क्या कुछ एनालिसिस आपका चुनावी परिणामों को लेकर के, क्या बहुत कुछ बदला है? जाटों का समर्थन जो है वो इस बार खिसका है और उससे बड़ा खेल भी हो गया। आपका क्या एनालिसिस है पूरे 7 सीटों के परिणाम को, अगर आप एक सूत्र में अगर पिरोना चाहें? देखिए राहुल जी, राजस्थान की राजनीति में उपचुनावों का ये ट्रेंड रहा कि बीजेपी चाहे सत्ता में रही चाहे विपक्ष में रही, वो हमेशा उपचुनावों में हारती रही है। लेकिन इस बार भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ की जोड़ी ने जो कमाल करके दिखाया, ये उनकी एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। अच्छा, ये तो क्लियर है ना हेमंत सर कि ये पूरा श्रेय जो है इन दोनों नामों को ही जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसकी 2-3 वजह है कि एक तो प्रत्याशियों की घोषणा, जैसे उपचुनाव की तिथि आई तुरंत घोषित कर दिए प्रत्याशी। कांग्रेस तो नामांकन की तिथि तक ही घोषित नहीं कर पाई थी, एक बात। दूसरी बात, जहां जहां भी लूटे हुए लोग थे उनको तुरंत मनाया। खुद मदन राठौड़ उनके घर तक गए, सीएम ने अपने पास बुलाया। चाहे हम सलोमर में नरेंद्र मीणा की बात करें, चाहे रामगढ़ में जय आहूजा की बात करें, या झुंझुनू में बबलू चौधरी की बात करें, या देवली ओनियारा में भैंसला की बात करें, तमाम लोगों को बुलाया और उनको बैठाया। लेकिन कांग्रेस में हम देखें तो कांग्रेस में तो साहब ये इनका आत्मघाती कदम था एक तरह से, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा का। ये ना तो अलायंस के साथ बात कर पाए, आरएलपी के साथ इन्होंने बात नहीं की, बाप के साथ इन्होंने बात नहीं की, अलायंस उनको आंख दिखा रहे थे, ये उनसे बात नहीं कर पाए, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला, बीजेपी को मिला। नरेश मीणा किसका प्रत्याशी था? कांग्रेस का प्रत्याशी था। नरेश मीणा के लिए तो अशोक गहलोत ने यहां तक कहा
कि ये जांच का विषय है कि नरेश मीणा कैसे खड़े हुए, किसने खड़ा किया, पीसीसी इसकी जांच कराएगी। अब आप बताइए, इस तरह की बातें हुई। हालांकि दौसा में भी उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर मैच फिक्सिंग की चर्चा दिल्ली तक है, लेकिन बाद में ये बात सुधारी गई और शायद लगा मुरारीलाल मीणा को कि इस तरह की अगर बात होगी तो बहुत गलत होगा। लेकिन अब जिस तरह से इन कांग्रेस की जो बिल्कुल सीरियस नहीं थी, एक तरह से मैं कई बार कहता हूं, क्या कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। राजस्थान में तो कांग्रेस ने इस तरह से ये चुनाव लड़े जैसे ऐसे लगा कि ये बीजेपी की बी टीम है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस यहाँ पर बैठी हुई थी? अब नरेश मीणा, आप राजेंद्र गुड़ा की वजह से झुंझुनू में जिस तरह से वोट कटिंग हुई, तो एक चर्चा और भी राजनीतिक हलकों में इस तरह की थी कि यूपी से जो राधामोहन अग्रवाल अब राजस्थान के प्रभारी बनकर आए हैं, और यूपी में जिस तरह का ट्रेंड है कि वहां वोट कटिंग के लिए दूसरे उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है, उस तरह का काम राजस्थान में भी ये एक प्रयोग किया गया। नरेश मीणा को खड़ा किया, राजेंद्र गुड़ा को खड़ा किया, इस तरह की बात हुई। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कई लोगों की साख यहाँ दांव पर लगी हुई थी। किरोड़ीलाल मीणा की एक तरह से पॉलिटिक्स बिल्कुल खत्म हो चुकी है, नैतिक बल उनका खत्म हो चुका है। ठीक है हेमंत सर, जेपी नड्डा साहब ने कुछ रिएक्शन दिया है जीत को लेकर, जरा वो सुन लेते हैं इस बीच। तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कल ही प्रधानमंत्री जी अपने 5 दिन की यात्रा में नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना से होकर के आए हैं, और दुनिया में, देश में, दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी छाप छोड़ी। और आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि नाइजीरिया ने और गयाना ने आदरणीय मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया है। ये हम सब के लिए गर्व की घड़ी है, गर्व का पल है, जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि और भारत की छवि को जो मोदी जी ने दुनिया में पहुंचाया है, उसको दुनिया ने भी माना है और उसको सराहा है। मित्रों, ये जो जीत पिछले आज के दिन महाराष्ट्र में मिली, उपचुनाव में मिली, और पिछले दिनों जो हरियाणा में मिली, उसने ये तय कर दिया कि जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने रखा, विकासवाद, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको मुख्य धारा में शामिल करके आगे देश को ले जाना है, इस पर फिर से जनता ने मुहर लगा दी है। ये भी हमको ध्यान में रखना। तो जगत प्रकाश नड्डा को सुन रहे थे आप। जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र में मिली बम्पर जीत के बाद संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पर शैलेश कौशिक साहब हमारे साथ इस वक्त इस पैनल पे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के नाते से। शैलेश साहब, दिल्ली में जश्न हो रहा है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, नड्डा साहब मौजूद हैं वहां पर, और बड़ी जीत आप लोगों ने महाराष्ट्र में दर्ज कर ली। राजस्थान में 7 में से 5 सीटें आप लोग निकाल ले गए। राजस्थान में एक गड़बड़ लेकिन कहीं ना कहीं हो गई है। किरोड़ीलाल मीणा का जो अस्तित्व था, जिस कद के वो नेता हैं, बीते चुनावों में भी उन्होंने कहा था कि भाई मैं मंत्री पद से उनका बीते 2-2.5 महीने तक यही चलता रहा, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कई सीट वो हार गए जहां उनको जिम्मेदारी थी जीत की। अब दौसा भी हार गए। जश्न तो हो रहा है, तमाम बातें हैं, लेकिन बड़े नेताओं का आगे भविष्य क्या है? अब संगठन किस तरीके से योजना बना रहा है उनके लिए? कहीं जीत के जश्न के बीच में आप लोग भूल ना जाए, इसलिए मैंने इस सवाल से शुरुआत करी आपसे। शैलेश, देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी, हेलो जी जी, तो राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी में जो है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता को कभी नहीं भूला जाता।
इसलिए दौसा की हार, दौसा की जीत एक अलग विषय है। और निश्चित रूप से हम वो राजनीतिक दल हैं, तमाम तो वैसे डिबेट कर रहे हैं, कई बार कांग्रेस के लोग कहते हैं यो जीत गए यो हार गए। हम वो दल हैं जो हार का समीक्षा भी करते हैं और जीत की खुशी भी मनाते हैं। तो दौसा की जो हार है, चाहे 84 की जो हार है, वो निश्चित रूप से उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन एक आपके चैनल पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप एक बात देखिए कि 84 में हम 71,000 से पहले हारे थे 23 में, और आज 21,000 से आ रहे हैं। और दौसा में जिस तरीके से हम 31-35,000 से आ रहे थे, वो आज 2300 से आ रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, वोट शेयर बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में 11 महीने पे धरातल पर जो काम किया है और जो योजनाओं की पहुंच आम जनता तक पहुंचाई, जनता ने उसमें विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन चुनाव में जीत और हार बिल्कुल आंकड़े गिने जाते हैं, और आंकड़े आज इस बात का गवाह है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इतने उपचुनावों में इतना भारी बहुमत माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हासिल किया है, और जनता ने उन्हें पूरा विश्वास, पूरा समर्थन व्यक्त किया है। नहीं तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब बड़े नेता जब ये दावा करते हैं, देखिए खीवसर साहब भी कह रहे थे कि मैं मूछ मुंडवा दूंगा अगर ये सीट में हार गया तो, हालांकि वो वहां जीत गए। किरोड़ी लाल मीणा साहब की पहले से ही प्रतिष्ठा वहां पे दाव पे लगी रही, चर्चा यही चली। कहने का मतलब यह है कि जब चुनाव होता है तो स्वाभाविक है कि बड़े नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी होती है, प्रेशर होता है उससे पार पाने का। खीवसर साहब तो पार पा गए, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा साहब को वो परिणाम नहीं मिले जो अपेक्षित थे, तो ऐसे में एक का पॉलिटिकल प्रेशर तो उनके ऊपर बना ही रहेगा। देखिए राहुल जी, किरोड़ी लाल मीणा जी वो कद्दावर नेता हैं कि एक सीट की हार और जीत से उनके कद पर, उनकी प्रतिष्ठा पर और जो उनकी सर्वमान्यता, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। जनता के नायक हैं और जनता में उन्होंने हमेशा आम गरीब की, आम युवा की, तब हर समाज की उन्होंने आवाज उठाई है। हार जीत एक हो सकता है तो उस वक्त क्या परिस्थितियां रही, क्या इक्वेशंस रहे, लेकिन किरोड़ी लाल जी मीणा को एक चुनाव से अगर उनके कद को नापा जाए, कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और हर वर्ग की राजनीति से नहीं, ये तो किरोड़ी लाल मीणा साहब खुद ही कहते हैं ना, उन्होंने पिछले चुनाव आ रहा तो वो तैयार हो गए मंत्री पद छोड़ने के लिए, सबने समझाया कि भाई एक दो हार से कुछ नहीं होता, लेकिन मीणा साहब खुद ही कह रहे थे। खैर कोई नहीं। गोविंद पटेल साहब, कांग्रेस की जो हार हुई है इसका जिम्मेदार किसको मान रहा है आपका नेतृत्व? किन आप किसको जिम्मेदारी आप लोग देंगे इस हार की? कोई तो जिम्मेदारी लेगा। देखिए राहुल जी, हार जीत लोकतंत्र की एक सिक्के के दो पहलू नहीं, है। ये तो है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेगा ना। जीत की जिम्मेदारी कोई लेता है, हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, हार की जिम्मेदारी तो जैसे मैं कार्यकर्ता हूं तो कहीं ना कहीं मेरी भी कोई कमी रही होगी, तो उसी हिसाब से वो तो सभी अपने हिसाब से तय करेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं को यूं लगता है कि हम सब में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, तो ऐसी बात नहीं है। संगठन पूरा एकजुट है, संगठन एक साथ है, तो इसमें हार जीत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये तो पूरे संगठन के लिए है, सभी नेताओं के लिए है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हम उस पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्या कमियां रही, क्या गलतियां हमसे हुई, वो पूरा मंथन होगा। उसी के आधार पे हम जो आगामी चुनाव हैं उनको लेकर रणनीति तय करेंगे। ठीक है। हेमंत भाई गोयल साहब, जी हारे होती हैं उसके बाद फिर एक चलता है, क्रम चलता है कि फलाना जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा देगा, अभी उसके बाद बात प्रदेश अध्यक्ष तक आएगी। डोटासरा साहब से भी हो सकता है पूछा जाए कि भाई पिछला चुनाव भी आप लोग परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए, उपचुनाव भी आप लोग हार गए, तो ये होगा कांग्रेस में? हो सकता है कि कुछ लोग अब इस्तीफा दें, ये क्रम होगा, या फिर आपको लगता है कि संगठन एज इट इज रहेगा कांग्रेस में? नहीं, देखिए कांग्रेस में अब ना चिंता की स्थिति है ना चिंतन की स्थिति है। वो बिल्कुल फ्री स्टाइल में काम करने लग गए हैं। अरे भाई, नरेश मीणा ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि उनका टिकट तो हरीश मीणा ने कटवाया, तो अब क्या हरीश मीणा के खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? उन्होंने तो इतना बड़ा आरोप लगाया कि हरीश मीणा को चुनाव जिताने के लिए 2023 में राजेंद्र गुर्जर ने काम किया, और अब राजेंद्र गुर्जर का एहसान चुकाने के लिए वो उनको चुनाव जिता रहे और केसी मीणा को चुनाव हरवा रहे। तो अगर नरेश मीणा को यह टिकट दे दिया जाता, वो कहते हैं सचिन पायलट मेरी तैयार थे, अशोक गहलोत तैयार थे, गोविंद सिंह डोटासरा तैयार थे, लेकिन हरीश मीणा तैयार नहीं थे। तो अगर यहाँ उनको टिकट दिया होता, सीधे देवली उनियारा की आज कांग्रेस के पास होती, तो अब चूंकि वहां पर हरीश मीणा अड़ गए, तो वहां पर एक तरह से पीसीसी ने चुनाव नहीं लड़ा, बस चुनाव हरीश मीणा ने चुनाव लड़ा। झुंझुनू में बात करें, क्योंकि इस बार आप देखिए ना कि राजस्थान में उपचुनावों में परिवारवाद बिल्कुल मतदाताओं ने नकार दिया। चाहे हम दौसा की बात करें या रामगढ़ की बात करें या खीमसर की बात करें या झुंझुनू की बात करें। अब झुंझुनू में कांग्रेस ओला की सामने किसी की वहां नहीं चली,
और ओला के ब्रिजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को वहां टिकट दे दिया। अच्छा हेमंत सर, इसमें मैं एक बात और ऐड बहुत कर रहा हूं, क्योंकि परिवारवाद को नकारने की बात आपने कही, तो कांग्रेस और बीजेपी की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन आरएलपी के खींव सर का जैसा आपने जिक्र किया, हनुमान बेनीवाल को वहां से बहुत बड़ा झटका लगा है, तो जाट समुदाय पूरी तरह बदल गया। मैं यही कह रहा हूँ कि आरएलपी का भी बिल्कुल नामो निशान खत्म हो गया। वहां पर जो उनके बीजेपी के उम्मीदवार है वो तो खुद उनके आरएलपी के कार्यकर्ता रहे, 2 बार सरपंच रहे, उनकी पत्नी आज भी प्रधान है, उनको आरएलपी से अभी निष्कासित किया गया है। तो लेकिन जिस तरह से ये जो एकात्मवाद की जो पार्टी होती है ना, जो एक व्यक्ति की पार्टी होती है, वहां पर वो आगे चल के इस तरह की स्थिति पैदा होती है। अब हालांकि जिस तरह से बाप पार्टी का प्रभुत्व आगे बढ़ रहा है, उनकी अब 4 सीट हो गई, वो राजस्थान विधानसभा में तीसरी बड़ी पार्टी हो चुकी है। लेकिन वहां पर भी आप देखिए कि 84 में बाप पार्टी के बागी प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। तो ये इस तरह की पार्टियां ज्यादा आगे तक चल नहीं पाती है। नहीं, लेकिन हेमंत सर, क्योंकि आरएलपी में फिर एक बात यह है कि भाई हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया कि गजेंद्र सिंह खीवसर साहब ने एक बयान दिया कि मूंछों को मुंडवा लूंगा अगर मैं हार गया तो क्या उन्होंने माना कि भाई इसी बयान की वजह से ज्यादा जो है इमोशनल जो वोट बैंक है वो उधर चला गया और मेरे से छिटक गया? तो क्या सिर्फ एक बात यही कारण हो सकता है, या फिर आपको लगता है और भी किसी वजह से जाट अलग हुआ? नहीं देखिए खीवसर में तो पहले भी हनुमान बेनीवाल महज 2000 वोटों से इन्हीं रेवंत राम डांगा से जीते हैं। हाँ, तो वहां तो पहले ही इस तरह की स्थिति बनी हुई थी कि रेवंत राम डांगा अब जीत जाएंगे, क्योंकि सहानुभूति भी उनके साथ हो गई। और चूंकि वहां पर जाट वोटों की कटिंग हो गई, मिर्जा परिवार चूंकि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ था, तो इस तरह का वो समीकरण वहां बन गए। और चूंकि हनुमान बेनीवाल पर पूरा परिवारवाद का आरोप है, जब पहले वो सांसद बने तो उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को एमएलए बनवा दिया, अब उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया। क्या कार्यकर्ता नहीं बचे क्या उनके पास? कार्यकर्ता भी है। तो जब इस तरह की बात होती है तो फिर जो पार्टी है वो टूटने लग जाती है। तो वही आरएलपी के साथ हुआ है। शैलेश कौशिक साहब, तमाम कोशिशें बीएपी की तरफ से हुई थी 2 सीटें जीतने की 84 पे, लेकिन वो लोग पहले से कॉन्फिडेंट थे। मैं परसों ही अभी बात जब चर्चा कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था, तो 84 पे वो लोग कॉन्फिडेंट थे, 84 उन्होंने जीती, लेकिन अन्य सीटें वो लोग नहीं जीत पाए हैं। क्या लगता है आपको 84 पर क्या कमी रह गई? देखिए 84 पर कमी तो जब हारे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन आप इस बात को, दूसरी बात को भी देखिए कि हमने जो 84 के अंतर्गत जिस तरीके का एक माहौल और जिस तरीके की एक सिचुएशन बना रखी थी और जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से पिछले चुनाव में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सरेंडर हो गई थी, प्रत्याशी होते हुए उन्होंने भारतीय आदिवासी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में वोट दिलवाई थी, ऐसी स्थिति के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वोट बैंक को बहुत आगे बढ़ाया और जो 71,000 से पिछली बार हम हारे थे वो आज 21,000 तक सीमित रह गया। तो अगली बार निश्चित रूप से हम कह सकते हैं और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अपनी इन 4.25 साल की सरकार के अंतर्गत कार्य योजनाओं को, नीतियों को और उस आदिवासी तबके के अंदर तक, हर घर तक पहुंचाएंगे और अगली बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 84 में जीत हासिल करेगी। जैसी परिस्थितियां इस बार हम जिस तरीके से बढ़े हैं, अगली बार हमारा कार्यकर्ता और मेहनत करेगा और आगे जोश के साथ हम 84 में विजय हासिल करेंगे। लेकिन 7 में से 5 सीटें आप लोगों ने जीती हैं, एक बड़ी जीत है कौशिक साहब, ये एक बड़ी जीत है, और 4 सीटें आप लोगों ने ऐड ऑन कर ली। दावे बार बार हुए, मदन राठौर साहब ने भी कहा, राजेंद्र राठौर ने मुझे लगता है इसमें एक बात में जिक्र करना बहुत जरूरी है, जब ये चर्चा कर रहे हैं कि राजेंद्र राठौर साहब ने ये बयान दिया था अभी कल ही, शायद उनका बयान मैं देख रहा था, 5-2 की बात कर रहे थे वो। 7 सीटों में से 5-2 उन्होंने कहा कि 6-1 रहेगा या मैक्सिमम 5-2 हो सकता है, वरना 6-1 का दावा था उनका, तो 5-2 ही हो गया। राजेंद्र राठौर का यह एनालिसिस भी ठीक साबित हो गया। इसमें कहने का मतलब यह है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट थी पहले से और उनके जो गणित है वो भी ठीक बैठा। कौशिक साहब, इसका श्रेय जो है सीधे तौर पर आप कहेंगे, वैसे कार्यकर्ता तो देखिए रहते ही हैं, लेकिन सेनापति के रूप में क्या भजनलाल शर्मा और मदन राठौर, इन्हीं दोनों को इसका पूरा श्रेय जा रहा है? देखिए राहुल जी, जिस तरीके से लगातार पिछले 10 वर्ष से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में काम कर रही है, मोदी जी की जो नीतियां हैं, जिस तरीके से समाज के हर वर्ग तक हमने योजनाओं को पहुंचाया है, इसके अलावा पिछले 11 महीनों में भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जिस तरीके से राजस्थान के इतिहास में सत्ता के पहले साल में ऐतिहासिक योजनाएं धरातल पर आई हैं और उनकी पहुंच आम जन तक हो रही है। सत्ता और संगठन का जिस तरह के समन्वय आपने देखा कि माननीय सीएम साहब और माननीय अध्यक्ष जी ने लगातार जिस तरीके से पूरे दौरे को एक तरीके से अपने हाथों में लेकर हर बूथ तक, हर कार्यकर्ता तक पहुंच बनाई, लगातार मीटिंगें की, तो सत्ता संगठन का समन्वय, राजस्थान सरकार की योजना, मोदी जी का नेतृत्व और इन सब में आम जन का विश्वास, यह इस जीत के मूल आधार हैं।
हेमंत सर, इसमें एक बात तो ये मदन राठौर साहब के लिए तो बढ़िया हो गया, अब उनके नेतृत्व में पहला चुनाव था और पहले चुनाव में ही 5 सीटें जिता करके पार्टी को दे दी, तो एक अच्छी स्टार्ट उनकी अध्यक्ष के नाते से। नहीं राहुल, ये बात तो क्या सही है कि जिस तरह के तालमेल और समन्वय का इनमें भाव रहा भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ में, वो निश्चित रूप से, और मदन राठौड़ ने तो ठीक कहा है, भी था ठीक है। मैं हेमंत सर रोक रहा हूं, जरा एक बार आपको जरा सुन लेते हैं, प्रधानमंत्री का रिएक्शन आ रहा है इस पर।